नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र साहू आप सभी का अपने YouTube चैनल राजेंद्र जीएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल। तो आपके सामने जो ये समचतुष्फलकीय आकृति दिखाई पड़ रही है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में आता है कि ये जो आकृति दिखाई पड़ रही है आखिर कहां से आई। तो आपको जब हम विश्व भूगोल पढ़ाएंगे तो उसके अंतर्गत हम बताएंगे महाद्वीपीय विखंडन सिद्धांत। अब बात की जाए महाद्वीपीय विखंडन सिद्धांत की, तो यह सिद्धांत वेगनर साहब ने दिया था। किसने दिया था? तो यह सिद्धांत दिया था वेगनर साहब ने। इन्होंने बताया था कि जब पृथ्वी सूर्य से निकल के आई तो यह जलता हुआ आग का गोला थी, और वेगनर साहब ने इसे क्या बताया था? तो वेगनर साहब ने इसे पैंजिया कहा था। अब बात की जाए पैंजिया की, तो जो पैंजिया है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पैन और जिया। जहां पैन का मतलब होता है आल या सभी होता है, वहीं जिया का मतलब होता है अर्थ या स्थलखंड। अर्थात जब पृथ्वी के सभी टुकड़े आपस में जुड़े हुए थे उनको पैंजिया कहा गया। अब पृथ्वी के चारों ओर क्या हुआ? घनघोर बारिश हुई और विशालकाय जल का समुच्चय हुआ। जो ये जल भर गया उसे वेगनर साहब ने पैंथलासा कहा। पैंथलासा। अब पैंथलासा भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो पैन और दूसरा थलासा। पैन का मतलब पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि सभी होता है, और थलासा का मतलब जलखंड का भाग, अर्थात इन्होंने थलासा का मतलब समुद्र बताया। अब हुआ क्या कि इस पैंथलासा अर्थात जल का प्रेशर इस पैंजिया वाले हिस्से पर पड़ता चला गया, तो ये पैंजिया दो भाग में टूट गया। ये ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड कहलाया, और ये नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया। और जो चारों ओर जल भरा हुआ था वो ऐसे रहा। लेकिन जब स्थलखंड के दोनों टुकड़े टूटे तो जल जो था वो बीच में भर गया ऐसे ऐसे करके, और ये जल कहलाया आपका तेथिस सागर कहलाया। जब आपको हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में बताते हैं और हिमालय के बारे में बताते हैं, तो बताते हैं कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है? वो तेथिस सागर से हुई। इस चारों ओर भरे हुए जल का प्रेशर कंटिन्यू अंगारा लैंड पे पड़ता गया। अंगारा लैंड जो था वो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप और एशिया तथा ग्रीनलैंड में टूटता चला गया। वहीं जब आपका गोंडवाना लैंड टूटा तो इससे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, भारत, मेडागास्कर के द्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निर्माण हुआ। इन स्थलखंडों के साथ इस जल का भी बिखराव हुआ, जिसके फलस्वरूप आपको पढ़ाया जाएगा आगे कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और साथ ही साथ बात की जाए आर्कटिक महासागरों का निर्माण हुआ। तो क्वेश्चन ये मैंने रखा था कि भारत की उत्पत्ति, ये जो भारत का हिस्सा दिख रहा है ये समचतुष्फलकीय आकृति में, ये कहां से निकल के आया? तो आप इस आकृति को देख के बता सकते हो कि भारत का जो ये हिस्सा है वो कहां से निकल के आया? वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बात की जाए तो आप भारत को देखते हो तो पाते हो कि भारत के निचले हिस्से में क्या है? तो यहां पर आप हिंद महासागर को पाते हो। आप इधर हिस्से में देखते हो तो आप पाते हो कि इधर क्या है? तो इधर अरब सागर है, अरब सागर है। आप इधर देखते हो तो पाते हो इधर क्या है? तो इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। आप ऊपर आते हो तो यहां से लेकर यहां तक एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जिसे आप किस नाम से जानते हो? तो हिमालय के नाम से जानते हो। हिमालय के नाम से जानते हो। तो आप बता सकते हो कि भारत जो है वो हिंद महासागर के शीर्ष और हिमालय के दक्षिण में एक समचतुष्फलकीय आकृति में फैला हुआ देश है। तो ये कहानी हुई भारत के लोकेशन की। साथ ही साथ बात की जाए भारत के
निकल के आने की। अब हम बात करते हैं भारत के नाम की। आप देखोगे तो यहां से नदी निकलती है और ये अरब सागर में गिरती है। इस नदी को सिंध नदी के नाम से जाना जाता है। जब आपको भारत का अपवाद तंत्र पढ़ाया जाएगा तो उसमें पूरी नदियों की जानकारी आपको दी जाएगी। इस नदी की 5 सहायक नदियां हैं, जिसमें आप रावी को पाते हो, झेलम को पाते हो, चिनाब को पाते हो, और साथ ही साथ बात की जाए अन्य नदियां हैं इसकी सहायक। तो हुआ क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास इन्हीं नदियों के किनारे हुआ, और सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले जो लोग थे उनको आर्य कहा जाता था, और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम पड़ा आर्यावर्त पड़ा। और बात की जाए इन्हीं के राजा थे भरत, और भरत के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत। आप देखोगे कि इधर क्या है आपका, तो एक देश है जो कि भारत से निकल के आया है, जिसे आप पाकिस्तान बोलते हो। इधर देखोगे आप तो आप अफगानिस्तान को पाओगे, और ऊपर देखोगे तो आपके सामने अरब कंट्रीज मिलेंगी। आप लोग देखते हैं कि इधर भारत के पश्चिमोत्तर दिशा में अरब कंट्रीज पाई जाती है। तो हुआ क्या कि जब भारत पर विदेशियों के आक्रमण हुए, तो आप पढ़ोगे कि भारत में जब ईरानियों के आक्रमण हुए तो इन्होंने सिंधु नदी को क्रॉस किया, और इन्होंने सिंधु को उच्चारित किया हिंदू, और इस देश को क्या कहा, तो इस देश को हिंदुस्तान कहा। आप जब यहां पर यूनानी आक्रमणकारियों को पढ़ते हो, तो यूनानियों ने जब सिंधु नदी को क्रॉस किया तो यूनानियों ने इस देश को इंडस कहा, और इस देश को क्या कहा, इस देश को इंडिया कहा। वहीं पर आप इधर देखोगे तो एक देश है चीन। जब चीनी भारत आए तो इन्होंने भारत को यिंतु कहा। क्या कहा, यिंतु कहा। तो आप देख सकते हो कि भारत के बहुत सारे नाम मिलते हैं। आर्यावर्त मिलता है, हिंदुस्तान मिलता है, इंडिया मिलता है, यिंतु मिलता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है आपके एग्जाम में, क्या भारत के इतने सारे नाम हैं? तो नहीं है। आप जब भी बात करोगे संविधान की, और संविधान के भाग 1 की, और भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 की, तो उसके अंतर्गत ये लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक क्या होगा, संघ होगा। इसका मतलब यह है कि जो भारत है उसके सिर्फ 2 ही नाम हैं, एक तो भारत है और दूसरा क्या है, इंडिया है। तो इतनी बात समझ में आई आपको कि भारत के नाम क्या क्या है, भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, यिंतु है। लेकिन जो ऑथेंटिक नाम है वो सिर्फ 2 है, एक तो भारत है और दूसरा क्या है, इंडिया है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि भाई जो भारत है इसकी लोकेशन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि भाई भारत की लोकेशन क्या है, अर्थात भारत कहां पे स्थित है। तो आओ फिर एक बार चलते हैं हम लोग कहां पर, ग्लोब पर। आप लोग ये जो देख रहे हो ये ग्लोब है। आप लोगों ने कभी ना कभी इसको स्कूल में देखा होगा, कॉलेज में देखा होगा। तो ग्लोब क्या होता है, जो आपकी पृथ्वी है उसकी क्या है, एक कार्बन कॉपी है। आप देखोगे तो ग्लोब पर क्या है, तो ग्लोब पर ऐसे ऐसे करके लाइनें खींची गई हैं। इन लाइनों को क्या कहा जाता है, तो इन लाइनों को कहा जाता है अक्षांश। अक्षांश कहा जाता है। अब क्वेश्चन फिर बन जाता है कि अक्षांशों का आखिर काम क्या होता है। तो बात की जाए अक्षांशों से किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति और साथ ही साथ बात की जाए मौसम संबंधी दशाओं का पता लगाया जाता है। तो हुआ क्या, इस ग्लोब पर पहली अक्षांश रेखा ये 0 डिग्री है, ये खींची गई। जब ये खींची गई तो इसने ग्लोब को 2 भागों में तोड़ दिया। इसका ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। बात की जाए तो आप देखोगे तो ऐसे ऐसे करके 90 अक्षांश खींचे गए, और नीचे भी कितने अक्षांश खींचे गए, 90 अक्षांश खींचे गए।
भारत की लोकेशन अक्षांशों पे देखते हो तो पाते हो कि भारत कहां पे है, उत्तरी गोलार्ध में, ऐसे करके बना। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखते हो तो यहां से शुरुआत होती है 8 अंश 4 मिनट से लेकर यहां तक 37 अंश 6 मिनट, और किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन आप देखोगे जब हिमालय यहां से मुड़ता हुआ आपके म्यांमार देश से होता हुआ और बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है तो एक यहां पर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे आप क्या बोलते हो, ऊपर वाले हिस्से को अंडमान बोलते हो और नीचे वाले हिस्से को निकोबार बोलते हो, निकोबार बोलते हो। अब देखोगे तो भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार यहां से शुरू होता है और मुख्य अक्षांशीय विस्तार यहां से शुरू होता है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन पहला यही आता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो ये वाला है जो 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है, और इस बिंदु को क्या कहा जाता है, तो इसे इंदिरा कॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंदिरा कॉल कहा जाता है। ये किस राज्य में है, तो ये लद्दाख राज्य में, लद्दाख राज्य में। फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो आप पाते हो ये हिस्सा आपका कौन सा राज्य है, आपका तमिलनाडु है, तो ये हिस्सा क्या है आपका कन्याकुमारी, और यह आप लिख सकते हो केप कमोरिन द्वीप। अब आपके सामने एक शब्द लिखा है केप कमोरिन। आपने देखा कि इधर क्या था, अरब सागर था, नीचे क्या था, हिंद महासागर था, इधर क्या था, बंगाल की खाड़ी, और ये बीच में क्या था, स्थलखंड। अर्थात स्थलखंड का वह भाग जो तीन ओर से किससे जल से घिरा हुआ है क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। और प्रायद्वीप का वह हिस्सा जो त्रिभुजाकार होता है और जो जल में डूबा हुआ होता है क्या कहलाता है, केप कमोरिन कहलाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिण बिंदु क्या है, तो आप कन्याकुमारी को टिक कर सकते हो, या फिर ये नहीं मिलेगा तो फिर आपको क्या मिलेगा, केप कमोरिन द्वीप मिलेगा। लेकिन कभी कभी आपसे पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, तब आप पाते हो कि ये वाला हिस्सा है कहां का, निकोबार का। तो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है, और इस हिस्से को आप क्या बोलते हो, तो इसे आप इंदिरा पॉइंट बोलते हो, या फिर इसे पिगमेलियन पॉइंट बोलते हो, या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो, तो इसे आप पार्सन पॉइंट बोल सकते हो। आई बात समझ में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो आप फिर से ग्लोब पे आइए। आप देखोगे ग्लोब पर ऐसे ऐसे करके रेखाएं खींची गई है। इन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इन्हें देशांतर कहा जाता है, इन्हें देशांतर कहा जाता है। देशांतर और अक्षांश दोनों ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांशों से जहां भारत किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति और बात की जाए भौगोलिक दशाओं का पता लगाया जाता है, वहीं पर देशांतरों से क्या होता है, किसी भी देश की समय सीमा का निर्धारण किया जाता है, साथ ही साथ तारीखों का अध्ययन किया जाता है और दिनों का अध्ययन किया जाता है। तो बात की जाए तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो भारत का देशांतरी विस्तार यहां से शुरू होता है 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट, और ये किस गोलार्ध में है, तो आप देखोगे जब ग्लोब पर ये पहला अक्षांश खींचा गया 0 डिग्री अक्षांश, तो इस हम बात करने जा रहे हैं अब भारत के देशांतरी विस्तार की। तो आप देखोगे कि ग्लोब पर क्या है, लंबवत रेखाएं खींची गई हैं जिनको देशांतर के नाम से जाना जाता है। देशांतर का काम क्या होता है, तो मैंने बताया है कि जो देशांतर होते हैं वो किसी भी देश के समय सीमा को और साथ ही साथ बात की जाए तारीख को और साथ ही साथ बात की जाए दिन और रात को निर्धारित करते हैं।